मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए केमिस्ट्री का एक वायरल मॉडल पेपर मैं लेके आया हूं भैया, और इस मॉडल पेपर को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा मॉडल पेपर मैंने खुद बनाया है आपके लिए, और अगर आप इस मॉडल पेपर को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, करेंगे और इस पर काम करेंगे, इसको कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, तो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा पेपर यहां से फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरा आपको बोर्ड का जो प्रारूप होता है, बोर्ड का पूरा पैटर्न आपको यहां से मिलेगा। 100% गारंटी है इस चीज की, और आप इस चीज को बिल्कुल अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मैं आपसे बस गुरु दक्षिणा के तौर पर यह चाहता हूं कि आप इस क्लास को सारे दोस्तों में, जितना आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके ग्रुप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फेसबुक पर, आप हर जगह इसको शेयर करो। ये शुरू करते हैं हमारे इस वायरल मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर बोले तो भैया हमारा एक वायरल मॉडल पेपर जो मैं मॉडल पेपर लाया हूं, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा। इसमें आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के हर तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, और मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। आइए शुरू कर देते हैं। हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। थोड़ा कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। पहले कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें क्या है भैया, आपको एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहले शुरुआत में आपको 6 एमसीक्यू दिए जाएंगे। अगर आपने 6 एमसीक्यू सही कर लिए तो गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपकी 6 में 6 एमसीक्यू सही है तो बोर्ड में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों भैया 90% लाने से नहीं रोक पाएगा? इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब अगर आपका शुरुआती इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ गया तो ये गारंटी मैं देता हूं कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और बढ़िया नंबर देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारा पहला नंबर एमसीक्यू क्या बोलता है, का नंबर एमसीक्यू, कि 180 ग्राम जल में, 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं आपको समझाता और सिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। आपको सूत्र याद रखना है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो मोल एन होता है, एन बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार कितना है, 180 ग्राम भार है इसका। भार कितना है भैया, 180 ग्राम भार है। और अणु भार कितना होता है, जल का अणु भार 18 होता है। क्या होता है भैया, जल का अणु भार 18 होता है। तो 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। भैया कितने बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। आंसर इसका 10 आएगा। तो भैया कहां पर है, पहला नंबर विकल्प ही सही हो जाएगा, 10 मोल। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 मोल्स। क्या किया आपने कि आपके पास अगर 180 ग्राम जल है, आपको उसमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसमें क्या करेंगे, भार बटे अणु भार करेंगे। इसलिए आपका 10 मोल राइट आंसर आ जाएगा। आपने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया है, आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऐसी चीज है जो आपको नंबर काटेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपको नंबर मिलेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। खा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थ के पैकेटों में किस गैस का यूज होता है। भैया ये तो आपने बहुत खाया होगा, आपने कुरकुरे खाए होंगे, आपने चिप्स खाया होगा। चिप्स के अंदर गैस भरी रहती है, वो कौन सी गैस होती है, उस गैस का नाम आपको बताना है। क्या वो हाइड्रोजन गैस होती है, या ऑक्सीजन गैस होती है, या वो नाइट्रोजन गैस होती है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है आप खुद बताओ, आप खुद अंदाजा लगाओ कि वो कौन सी गैस भरी होती है। तो आपके अंदर, वो आपके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर पदार्थ है, जैसे कि चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। भूलना नहीं है भैया, इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल यहां पर इस दिमाग में फिट रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना। सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं। 2 ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए, अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले ऑब्जेक्टिव, आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं हमने, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आइए डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, गा नंबर क्वेश्चन, एफई का मतलब फेरस। फेरस किस ब्लॉक का तत्व है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डी तथा एफ ब्लॉक से इस तरीके के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि फेरस किस ब्लॉक का तत्व है। कल को आपके पास आ जाए स्कैंडियम किस ब्लॉक का तत्व है, जिंक किस ब्लॉक का तत्व है,
कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है? याद रखना, मैंने आपको जो 3D सीरीज याद कराई थी, उस 3D सीरीज को याद नहीं रखना, आपको याद भूलना नहीं है। क्या 3D सीरीज आपको याद रखना है? स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आपको याद रखना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद मैग्नीज, फेरस, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद आपको याद रखना कोबाल्ट, उसके बाद कॉपर, जिंक, कोबाल्ट के बाद आपको कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपके पास जो 10 तत्व मैं आपको बता रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो तत्व आपको मैं बता रहा हूं, ये 3D सीरीज के तत्व हैं, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये ए ब्लॉक के तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो याद रखना, ये सारे डी ब्लॉक के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो एफ ब्लॉक का तत्व क्या है भैया? फेरस। जो फेरस जो है भैया किस ब्लॉक का तत्व है? ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व है। याद रखना, इसको भूलना नहीं है। और अगर आपकी बार आपके एग्जाम में फेरस ना कर इनमें से कोई आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया स्कैंडियम, तो आप क्या कर दोगे? डी ब्लॉक का तत्व। अगर एग्जाम में आ गया कोबाल्ट, फिर भी आप डी ब्लॉक लगाओगे। याद रखना, इसको भूलना कतई नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन। क्या बोलता है 7 करोड़ का क्वेश्चन? क्या है? माइनक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, वो हमें बताना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। क्या ऑप्शन में है? 0.34 वोल्ट होता है, या 0.76 वोल्ट होता है, या 0.0 वोल्ट होता है, या फिर 0.2 वोल्ट होता है। आप हमेशा याद रखना, जब तक जिंदा रहना, कब तक? जब तक आप जीवित रहना, तब तक आप याद रखना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो सदैव 0 होता है, सदैव शून्य होता है। कितना होता है भैया? सदैव 0 होता है, या 0.0 वोल्ट होता है। कभी नहीं भूलोगे। आप दूध पीते बच्चे को भी याद दिला दो, रात में 3 बजे रात को अगर मैं आपको जगा के पूछूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आप आसानी से बता पाओ 0.0 वोल्ट या साधारण 0 वोल्ट। याद रखना आराम से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, सिंपल वे में आपके पास ऑब्जेक्टिव में आप एलिमिनेट करो कौन सा डाइसैकेराइड है। पहले ये देखो, सुक्रोज, ये डाइसैकेराइड है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कीटोन, कीटोन भी हमारे पास डाइसैकेराइड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद माल्टोज, माल्टोज भी यहां पर डाइसैकेराइड होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सिंपल वे में डाइसैकेराइड नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड होता है भाई साहब, वो डाइसैकेराइड नहीं होता। तो सिंपल वे में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस बेसिक तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? भैया देखो, कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिएक्शन आप अपने एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम में नेम वाली रिएक्शन जो आती है, नाम अभिक्रियाएं, उसमें भी कैनिजारो अभिक्रिया का नाम जरूर आता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है। सबसे पहले आपके पास 2 अणु होते हैं HCOOH, आपके SCHO के। SCHO का मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के आपने 2 अणु ले लिए। यहां आप किससे क्रिया कराओगे? यहां आप क्रिया कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जलीय क्षार के साथ क्रिया कराओगे। क्या बनेगा? जलीय क्षार से क्रिया कराने पर आपके पास प्राप्त होगा मैथिल अल्कोहल। क्या बनेगा आपके पास? मैथिल अल्कोहल, CH3OH बनेगा, CH3OH बनेगा, प्लस आपके पास बनेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो क्या बना आपके पास? सबसे पहले मैथिल अल्कोहल बना, उसके बाद सोडियम फॉर्मेट बन गया। याद है आपको ये रिएक्शन? अगर नहीं याद थी तो आप दोबारा से सुन लो, दोबारा से रिएक्शन को ध्यान से सुनो। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में आपने जलीय क्षार को डाला, जिससे आपके पास मैथिल अल्कोहल बन गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना? मेन प्रोडक्ट आपका मैथिल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी में आपको मैथिल अल्कोहल दिया गया है भैया, तो टिक क्यों नहीं कर देते? आपके 7 करोड़ मिल गए यहां से, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न, हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। हमने 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आते हैं ना, 6 के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने आराम से पोस्टमार्टम कर दिया। अब मैं बात करूंगा हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को करने के लिए अपनी कमर को कस लो और बिल्कुल रेडी हो जाओ। दिल दिमाग डेटा तीनों को तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड की तैयारी धुआंधार, झन्नाटेदार, धमाकेदार तरीके से होने वाली है। क्लास को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। क्वेश्चन आप देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला वाला क्वेश्चन बहुत आराम से
क्वेश्चन क्या बोलता है, मोलरता, आपको मोलरता बतानी है और उसके बाद मोललता, इनको उदाहरण सहित आपको इसको समझाइए। ऐसा कौन सा भाई बहन है जिसको मोलरता के बारे में ना पता हो, जिसको मोलरता की परिभाषा ना आती हो, जिसको मोललता की परिभाषा ना आती हो? ऐसा कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो दूध पीता बच्चा भी होगा और जिसने क्लास 12th को किया होगा 100% उसको ये रिएक्शंस, ये परिभाषाएं तो चुटकियों में आप कर सकता है, सिंपल वे में। तो आपको मोलरता की परिभाषा पता होनी चाहिए और मोललता की। मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोललता में क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोललता कहते हैं। उदाहरण से आप समझा दो इनको, बहुत आसान है, कोई दिक्कत परेशानी आपको ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेंसर्ट इक्वेशन क्या है, नेंसर्ट समीकरण। मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर 50 बार बताया है नेंसर्ट समीकरण के बारे में। बहुत आसान सी समीकरण होती है, तो हमारे उस क्लास को देख लेना जाकर। मैंने आपको नेंसर्ट समीकरण के बारे में बहुत बार कराया है और ये एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। यहां से न्यूमेरिकल बनने के 0% चांस है, लेकिन यहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के 100% चांस है। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करो, ऐसे नहीं कि घिसी पिटी तैयारी कर रहे हो, मस्त तरीके से तैयारी करो ताकि रिजल्ट धुआंधार आए। अगला क्या भैया, प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण क्या होता है? प्रतिपरासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने आरओ का नाम सुना होगा, आपके गांव में, आपके शहर में आरओ लगे होते हैं। जहां पर पानी बहुत बेकार आता है ना, वहां पे लोग आरओ को लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को साफ करने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में दाब लगाना प्रतिपरासरण कहलाता है। प्रतिपरासरण, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे समुद्र के जल को साफ करना, वो क्या हो गया? वो रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिपरासरण का उदाहरण हो गया। याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है इसको आपको बना, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसा कौन है जो ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया का समीकरण नहीं लिख सकता? अगर आप नहीं लिख सकते हो तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लिखना है। मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। तो ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में सिंपल वे में आप देखो, ग्लूकोज में सबसे ऊपर यहां पर CHO होगा, CHO होगा, फिर उसके बाद होगा CHOH का होल 4, CHOH का होल 4। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है? ये भैया ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्रिया करेंगे Br2 से। भैया किससे? ब्रोमीन जल से क्रिया कर रहे हैं। इसको गर्म कर देते हैं, थोड़ा हल्का सा इसको हम हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा? ग्लूकोज से यहां पर ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। तो ग्लूकोज में यहां पर COOH हो जाएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा। तो ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज में हमने Br2 डालकर इसको मैंने जब ऑक्सीडाइज किया तो अब ये हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बन चुका है। बहुत इजी रिएक्शन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो तो इजी है। अगर आप इसमें उलझोगे तो आप उलझ के रह जाओगे। बस बेसिक के तौर पर आपको समझना है कि यहां CHO की जगह COOH हो गया बस, और बिल्कुल आसान रिएक्शन है, पूरा सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोनिक एसिड है, याद रखना, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा है। आसान सी रिएक्शन है। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि उपसह संयोजी यौगिकों में द्विक लवण और उपसह संयोजी यौगिकों का अंतर बताइए। बहुत आसान सा अंतर है। जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं ना, वो अपनी वास्तविक पहचान नहीं खोते, लेकिन द्विक लवण क्या करते हैं? अपनी वास्तविक पहचान खो देते हैं। बहुत आसान के आप 2 से 3 अंतर यहां पर लिख सकते हो, पूरा फुल नंबर मिलेगा। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। कौन है जो सूत्र को नहीं जानता? किसको मैंने इस पर आधारित न्यूमेरिकल 50 बार ना कराए हूं? ऐसा कोई हो सकता है? मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। क्या फॉर्मूला है? K इक्वल्स टू क्या होगा? 0.693 अपॉन T हाफ। या इसको हम बदल के लिखें तो क्या करेंगे? बदल के लिखें तो T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हम K कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ, या फिर T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला मैंने इसको कराया है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, कोलराउस का नियम। भाई साहब, कोलराउस का नियम, ऐसा कौन है जो कोलराउस के नियम को नहीं जानता? कोलराउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, पूरे क्लास 12th केमिस्ट्री की जान है। मैं रियल बता रहा हूं, ये पूरे क्लास 12th केमिस्ट्री की जान है और आपको नंबर आपको स्कोर कराता है।
कोलराउस का नियम क्या होता है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट की मोड़ल चालकताओं का योग, उसमें धनायन तथा ऋणायन की मोड़ल चालकताओं का योग जो होता है उसकी कुल जो हमारे पास अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट की मोड़ल चालकता जो होती है उसमें धनायन और ऋणायन की मोड़ल चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि मैं बोलूं जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है, जो इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है जो लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है वो बराबर होता है लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव के प्लस भैया क्या होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी नेगेटिव के। तो ये जो आपस में दोनों मोलर कंडक्टिविटी आपस में जुड़ेगी जिससे हमारे पास टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है कोलराउस लॉ की। आराम से किया हमने, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दोबारा प्रिंट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगली रिएक्शन, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड के बाद कोई पदार्थ का सांद्रता जो है वो 99% विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है इसको हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान सी रिएक्शन, हमारे पास फॉर्मूला है k इक्वल टू जो होगा हमारे पास k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या होगा k इक्वल टू क्या होगा 2.303 इंटू जो है भैया इंटू लॉग 10 का बेस, क्या है इंटू लॉग 10 का बेस, लॉग 10 का बेस, लॉग 10 ए अपॉन ए। चालकत्व सेल स्थिरांक दोनों इजी हैं। चालकत्व क्या होता है मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, चालकत्व क्या होता है जी इक्वल टू क्या होता है 1/r, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक को हम G0 बोलते हैं, सेल स्थिरांक G0 होता है, ये क्या होता है L/A, मतलब हमारे पास कोई सेल है, सेल की लंबाई और सेल का जो लंबाई और सेल का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को हम बोलेंगे सेल स्थिरांक। इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो, तैयार करने हैं आपको। उसके बाद एमीन क्या है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इनका परिसर के साथ एग्जांपल दीजिए। डी और एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपको आते हैं। मैंने आपको सब कुछ कराया भाई, संयोजकता आबंध सिद्धांत किसको नहीं कराया, आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, हर एक चीज आपको कराई है। अगली रिएक्शन, आप सारी रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लो, सारी कॉपी पेस्ट कर लो, अपने दिमाग में बिल्कुल इन सबको फिट कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम्स में एक भी रिएक्शन आप छोड़ के ना हो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हर चीज, रीमन टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूरे 5 नंबर की है। अगर आपको ये टफ लग रही है छोड़ दो, आप नाम अभिक्रिया कर लो, पूरा 2.5 नंबर मिलेगा, पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। उसके बाद एमीन बनाने की 5 विधियां अगर नहीं आती तो ये कर लो, ये आप कर लो। मैंने एप्लीकेशन पर इनको कराया भी है, एप्लीकेशन पर मैंने ये तीनों क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन कराया है मैंने। तो आप लोगों को मैंने आज पूरा केमिस्ट्री का जो वायरल पेपर कराया है, तो मेरे प्यारे भाई बहन आप इसको जरूर तैयार भी करना। इसके सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कॉपी पर नोट डाउन करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग और बेहतरीन क्लास में। इस क्लास को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।